यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाना है गाइस, जब बेसिकली उस अमेरिकन को, ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा, ये उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था कि जब हाना जो है वो आई थी और वॉमिट उसने की, उसके बाद जब वो वापस आई और उसने क्लोजली अमेरिकन के पास आके, ठीक है, उसे एनेस्थीसिया दिया था ऑपरेशन के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो उसके फेस को इतना क्लोज से ऑब्जर्व करती है तो उसे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर ये रहा है और कहीं ना कहीं इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहीं फेस ना की हो। तो वही लिखा है कि शी होप एंशियसली, मतलब वो वरिड तरीके से होप करती है कि कहीं ये जो यंग मैन है इसको भी उतना ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं किया गया होगा। ठीक है, ये हमारा गाइस द एनिमी चैप्टर का पार्ट 4 है। ठीक है, और हमारे टोटल मैंने हिसाब लगा लिया, टोटल हमारे मैक्सिमम पार्ट 6 ही होंगे इसके, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो ये पार्ट 4 है, अगले 2 पार्ट्स में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, मतलब जब मतलब उस अमेरिकन को हाना जो है वो देख रही होती है क्लोजली काफ़ी ज़्यादा, तो वो नोटिस करती है कि अंडर द ईयर, मतलब जो उसका कान है उसके नीचे की तरफ स्कार्स हैं, रेड कलर के स्कार्स हैं। तो वो जो उसका शक होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन में गाइस बदल रहा होता है कि इसके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया होगा। किसके साथ? अमेरिकन के साथ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 स्कार्स शी मोमर्ड, तो वो डॉक्टर सदाओ जो है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि 2 स्कार्स, मतलब वो स्कार्स को रेफर करते हुए बोलती है उन निशानों को जो टॉर्चर के निशान हैं उनको, मतलब उसके बारे में डॉक्टर सदाओ को बताती है। मर्मर का मतलब होता है धीमी आवाज़ के अंदर बोलना। ठीक है, बट ही डिडंट आंसर, पर डॉक्टर सदाओ जो है वो आंसर नहीं करता, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने जो ऑपरेशन है उसके अंदर बिजी होता है और उसका ये वर्क है और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है उसके अंदर। एंड एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, मतलब इतने में डॉक्टर सदाओ जो है, आपको पता ही है, मैंने पिछले पार्ट्स में बताया है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट नहीं है गाइज एनसीईआरटी एनालिसिस को देखने को लेके और वो स्किप करते हैं बीच में, तो उनको चैप्टर ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप रियलिटी में ये चाहते हो कि एनसीईआरटी एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, तो उसका एक ही तरीका है, एंड दैट वे इज कि आप सीक्वेंस में सारे के सारे चैप्टर को देखो और बीच में किसी भी पार्ट को स्किप ना करो, किसी भी कंटेंट को स्किप ना करो। ठीक है, अब एट दिस मोमेंट जो है जो डॉक्टर सदाओ है, जब डॉक्टर सदाओ से पूछा है आना ने उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ऑपरेशन को लेके अमेरिकन के, तो जो डॉक्टर सदाओ है, जो उनका इंस्ट्रूमेंट जिससे वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उसकी जो टिप होती है, उसका जो टॉप होता है, वो देखते हैं कि किसी चीज़ की तरफ वो स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, हिट हुआ है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डेंजरसली, मतलब डेंजरसली वो स्ट्राइक होता है इंस्ट्रूमेंट नियर द किडनी, मतलब किडनी के पास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अब मतलब जितने भी थॉट्स डॉक्टर सदाओ के माइंड में चल रहे होंगे वो सारे के सारे उसको छोड़ के चले जाते हैं, और ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और उसको कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि उसका जो ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुल हो। और जिस चीज़ को वो सर्च कर रहा था, और वो थी बुलेट जो उस अमेरिकन के लगी थी, जब वो उसे मिल जाती है तो ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, ही प्रोब विद हिज फिंगर्स। प्रोब का मतलब होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना, तो वो अपने फिंगर से अब इन्वेस्टिगेट करता है डेलिकेटली, मतलब सॉफ्टली। ठीक है, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, मतलब जो बेसिकली वो अमेरिकन है, उसकी जो ह्यूमन बॉडी है, उसका जो एटम, हर एक पार्ट है, बॉडी का जो हर एक पार्ट है, वो उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस सर्जन है, रिनाउंड सर्जन है, और उसे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, पार्ट्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो ये यहाँ तक है गाइज, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज व्हाट, अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दैट इज एनाटॉमी। तो यहाँ पे उसका जो अमेरिकन प्रोफेसर था, जब डॉक्टर सदाओ, हाँ बोलिए, हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, मतलब उसका जो एनाटॉमी का एक प्रोफेसर था। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो प्रोफेसर था, अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, उसका जो प्रोफेसर था उसने हमेशा से एक बात बोली थी। ठीक है, लेक्चर्स के अंदर वो हमेशा यही बात बोलता था, और वो बात ये थी कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ सर्जन्स कार्डिनल सिन, मतलब कि भाई अगर कोई भी जो सर्जन है ना वो इग्नोर करता है ह्यूमन बॉडी को, इग्नोर करने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो, हाँ बिल्कुल, स्टडी ऑफ बोन्स, बिल्कुल सही कहा।
तो अगर कोई भी सर्जन जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करता है और उसकी मतलब उसकी नॉलेज नहीं है उसे, और वो उसकी तरफ उसकी इग्नोरेंस है, ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो फैमिलियर नहीं है बॉडी से, तो अगर वो उसके बावजूद ऑपरेट करेगा ह्यूमन बॉडी को, सर्जरी करेगा, तो ये उसका कार्डिनल सिन है, मतलब कि एक बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो ये एक मर्डर से कम नहीं है, ऐसा उसका प्रोफेसर हमेशा कहता था। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हमेशा यही बात वो बोला करता था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन अ मर्डर। तो वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि भाई अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट कंप्लीट नॉलेज के किसी भी बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो तो ये एक तरीके से किसी मर्डर से कम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। डॉक्टर सदाव देखो क्या बोलता है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे जो क्वाइट है QUIT, इसका मतलब कंप्लीटली होता है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मोहम्मद, मतलब कि वो किडनी के पास नहीं है कंप्लीटली, जो बुलेट है उसकी बात हो रही है कि वो किडनी के पास नहीं है, कंप्लीटली किडनी के पास नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। और यहाँ पे एक अजीब बात यह है कि डॉक्टर सदाव उसको माई फ्रेंड बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकन जो है वो डॉक्टर सदाव का एनिमी है, ना कि फ्रेंड। तो सदाव ये बात मरमर करते हुए बोलता है, मतलब थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोलता है। अब इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, मतलब कई बार जो डॉक्टर सदाव है जब भी वो ऑपरेशन के अंदर अपने आप को भूल जाता है और सारी चीज़ों को भूल जाता है और सिर्फ ऑपरेशन पे ध्यान दे रहा होता है, तो उस टाइम पे वो अपने पेशेंट्स को फ्रेंड बोलता है, माई फ्रेंड बोलता है। ठीक है, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड नाउ ही डिड, और वही चीज़ वो करता है, फॉरगेटिंग दैट ही वॉज हिज एनिमी, कि वो भूल जाता है कि वो जो अमेरिकन है वो एक्चुअली में उसका दुश्मन है। ठीक है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, ऑफ इंसीजियंस होता है मतलब काटना। बेसिकली जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम जब स्किन को काटते हैं, बॉडी को काटते हैं, तो इंसीजियन कहते हैं उसे। ठीक है, तो लिखा है विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसीजियंस, मतलब फिर इतने में जैसे ही वो बुलेट को निकालता है, बुलेट जो है वो आउट हो जाती है, उसके बाद वो प्रिसाइज बहुत ही एक्यूरेट इंसीजियंस करता है, काटता है स्किन को। द मैन क्विवर्ड, मतलब जो वो मैन है वो क्या करता है, क्विवर करता है। क्विवर का मतलब होता है बेसिकली कांपना, ठीक है, और ज़्यादा मूव करना। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, तो वो कांप रहा होता है वो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हो रहा है अमेरिकन, लेकिन वो फिर भी अनकॉन्शियस ही होता है, अभी पूरे तरीके से वो होश में नहीं होता, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया भी दिया गया है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कम वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में मटर करता है। मटर करने का मतलब बोलना, मिमियाना, इस तरीके से। ठीक है, मतलब वो अनकॉन्शियस होता है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड्स जो है वो बोल रहा होता है, मटर कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो बोलता क्या है, वो अमेरिकन जो है बोलता क्या है अनकॉन्शियस स्टेट में, वो कहता है गर्ड्स। अब गर्ड्स किसको बोला गया है, या स्टमक को बोला गया है। गर्ड्स किसको बोला गया है, स्टमक को बोला गया है कि भाई माय स्टमक ही मटर्ड चोकिंग, ठीक है, और थोड़ा चोक करते हुए, मतलब चोकिंग का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि विद नॉट कंफर्टेबल, इन नॉट अ कंफर्टेबल मैनर, ठीक है, अनकंफर्टेबल तरीके से बोलता है। ही मर्डर्ड दे कॉट माय गर्ड्स, उन्होंने मेरे स्टमक को काट दिया, क्योंकि वो होश में नहीं था ना, तो कहीं ना कहीं शायद वो प्रिजनर ऑफ वॉर है और टॉर्चर जो था उसके साथ हुआ है, उसके बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन वो पूरे तरीके से अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो किस जगह पे है। तो उसे लग रहा है कि शायद वो जो जहाँ पे वो कैद था, शायद उन लोगों ने पकड़ के शायद उस टाइम पे उसके गर्ड्स को काटा है, तो ये शायद इसीलिए वो इस तरीके से चिल्ला रहा होता है, माय गर्ड्स दे गॉट माय गर्ड्स, ठीक है। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली। अब जैसे ही वो चिल्लाता है, वो अमेरिकन जैसे ही चिल्लाता है, तो हाना जो है वो चिल्लाने लग जाती है सदाओ की तरफ, मतलब हाना क्राइड शार्पली सदाओ। तो ये इसलिए क्योंकि वो डर जाती होगी ऑब्वियसली। आगे लिखा है हश सदाओ सेड, मतलब जो सदाओ है वो उसको चुप करा देता है हाना को। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैन सैंक अगेन। अब जो मैन है, जो अमेरिकन है, वो फिर से बेहोश हो जाता है इनटू द साइलेंस सो प्रोफाउंड, इतना ज़्यादा डीप। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, इतना डीप साइलेंस जो है वहाँ पे फिर से हो जाता है। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, और सदाओ जो है वो रिस्ट को पकड़ता है। उसे लगता है कि मतलब बेसिकली ऑब्वियसली रिस्ट को पकड़ के वो लोग उसकी नब्ज देखते हैं ना, तो भाई कि अभी वो जिंदा है या नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जिंदा तो होगा ही। ये उसका एक फैमिलियर वे है काम करने का, तो शायद वो उसकी रिस्ट को देखता है और हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो उसे हेट करता है टच करने पे, लेकिन अभी भी वहाँ पे पल्स होती है फेंट, ठीक है, बहुत हल्की सी होती है, सो फीबल, बहुत वीक सी पल्स होती है वहाँ पे, नब्ज होती है, बट इनफ, कहीं ना कहीं वो इनफ होती है। और ही इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, मतलब वो जो पल्स है, जो पल्स रेट चल रहा है अभी, उसका नब्ज जो चल रही है वो इनफ है, अगर वो मैन जो है उसको जीना है, उसको होप देने के लिए वो इनफ है, और धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो जाएगा।
अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव। मतलब जो डॉक्टर सदाओ है वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जिए, लेकिन फिर भी ये जो पल्स है वो इसके लिए इनफ है जीने के लिए। अब इतने में वो हाना को कहता है कि नो मोर अनेस्थेटिक, मतलब कि अब अनेस्थेटिक नहीं देना है, एनेस्थेसिया नहीं देना है। अब आगे देखो, ही टर्न एज स्विफ्टली, इतने में सॉफ्टली जो डॉक्टर सदाओ है वो टर्न करता है एज दो ही हैड नेवर पॉज। ठीक है, अब इतने में जब वो टर्न करता है तो ऐसा फील होता है जैसे मानो उसने पॉज लिया ही नहीं है अभी तक, बिल्कुल मतलब वो पूरे तरीके से ऑक्यूपाइड है शुरू से लेके लास्ट तक। हालांकि वो बीच में इंटरवल में हाना से बात कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बोला गया है कि ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड। तो हाना को बोल के कि नो मोर अनेस्थेटिक, इसके बाद वो वापस आगे रिज्यूम करता है अपने वर्क को जैसे मानो उसने पॉज लिया ही ना हो। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज, अब इतने में उसके पास जो कुछ मेडिसिन होती हैं उसमें से एक वो स्मॉल वाइल लेता है। ये वाइल क्या है, एक स्मॉल कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई डोज होगा आई थिंक, और उसमें से वो अपने हाइपोडर्मिक क्या होता है बेसिकली एक जिससे आपने देखा होगा कि कोई भी सीसी होती है उसके अंदर जब हम इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं कोई भी डोज जो है, वो जो चीज़ होती है जिसमें सुई लगी हुई होती है जिसमें हम बेसिकली इंजेक्ट कर रहे हैं सुई लगाने के लिए, उसे हाइपोडर्मिक कहते हैं। तो वो अपने हाइपोडर्मिक को फिल करता है एंड थ्रस्ट इट, और थ्रस्ट मतलब डाल देना, तो वो डाल देता है पेशेंट के लेफ्ट आर्म के अंदर। तो शायद उसे कोई दवा देता है वो, ठीक है, इंजेक्टेबल देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट, फिर इतने में वो क्या करता है, नीडल को रख देता है और वो मैन की रेस्ट लेता है फिर से, और फिर उसके बाद वो पल्स को देखता है और द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस। अब इतने में जो पल्स है उसकी क्या नाम है, उस आदमी की जो फिंगर्स के नीचे है, डॉक्टर सदाओ के फिंगर्स के नीचे फ्लटर्ड मतलब थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी कांपती है, एक दो बार, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो पल्स रेट होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ऑब्वियसली उसका जो इलाज था वो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर सदाओ कर रहा था, जैसे मानो वो एक नॉर्मल पेशेंट का ही इलाज कर रहा है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब जो डॉक्टर सदाओ है वो कह रहा है कि भाई ये जो आदमी है ये जिएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये जिएगा, सारी चीज़ों के बावजूद ये जिएगा। ही सेड टू हाना एंड साइड, मतलब अब वो थोड़ी सी सांस लेता है क्योंकि इतने देर से तो वो मतलब ऑक्यूपाइड है अपने वर्क के अंदर और वो बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा। आगे देखो क्या लिखा है, द यंग मैन वोक सो वीक ब्लू आइज वॉज सो टेरिफाइड। ठीक है, अब इतने में वो जो आदमी है अमेरिकन जो है वो इतने में उठता है थोड़ी देर बाद, मतलब उसकी आंखें खुलती हैं, उठता नहीं है वो, बेसिकली आंखें खुलती हैं और वो काफ़ी वीक होता है और उसकी जो ब्लू आइज होती हैं वो काफ़ी टेरिफाइड होती हैं, डरी हुई होती हैं। When he perceived का मतलब यहाँ पे रियलाइज्ड है, उस अमेरिकन को जो है वो इतने में धीरे से रियलाइज होता है कि वेयर ही वॉज, मतलब उसे रियलाइज हो, इतने में वो फिर से हालांकि बेहोश भी हो गया था, लेकिन तो उसे परसीव होता है, रियलाइज होता है कि वो कहाँ पे है। दैट हाना फेल्ट कंपेयर टू बलदेव, मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा बुरे हालात में लग रहा होता है कि जो हाना होती है वो मजबूर हो जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, जैसे मानो हाना खुद रिस्पॉन्सिबल हो या हाना और डॉक्टर सदाओ रिस्पॉन्सिबल हो या फिर उन लोगों की वजह से कुछ इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मतलब उसके चेहरे को देख के इतना ज़्यादा मतलब वो होता है, सिंपैथी आता है उनको कि वो हाना जो है अपोलोजाइज करने लग जाती है अमेरिकन को। शी हर्सेल्फ सर्व्ड हिम, उसके बाद जो हाना है वो खुद उसे सर्व करती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, मतलब कोई भी सर्वेंट जो है वो एंटर नहीं करता रूम के अंदर। अब आगे देखो, व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ टाइम की बात हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पे एक दिन बाद की बात हो रही हो, लेकिन ये मेंशन नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा होता है एक दिन कि शी सॉ हिम समन, मतलब उसने देखा था उस अमेरिकन को समन मतलब इकट्ठा करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को, टू बी प्रिपेयर्ड मतलब प्रिपेयर रहने के लिए कोई फियरफुल चीज़ के लिए, क्योंकि जब हाना वहाँ आती है और वो उस वक्त कॉन्शियस स्टेट में होता है, यहाँ पे अगले दिन की बात हो सकती है, ठीक है, मेंशन नहीं है हालांकि, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि उसे लगा हो कि हाना पता नहीं क्या करने के लिए वहाँ पे आ रही है, तो वो शायद थोड़ा सा एफर्ट लगाता है, लेकिन इतने में जो हाना है वो कहती है कि डोंट बी अफ्रेड, कि तुम डरो मत। शी बेग्ड हिम सॉफ्टली हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, इतने में जो अमेरिकन है वो कहता है कि तुम्हें कैसे आती है इंग्लिश बोलना, तुम्हें कैसे आता है, ठीक है। ही गैस्प्ड, अब यहाँ पे गैस्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैरान होना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब हाना बताती है कि आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका में थी, मैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो आपको पता ही है। शी रिप्लाइड शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। तो यहाँ बोला गया है कि जो हाना है वो देखती है कि वो कुछ रिप्लाई करना चाहता था लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम, नेल्ट का मतलब होता है झुकना, तो वो अपने नी पे झुकती है, एंड फेड हिम जेंटली, और उसे जेंटली वो खिलाती है फ्रॉम द पॉकलिन। अब ये पॉकलिन क्या है बेसिकली दोस्तों, स्पून एक होती है, जैसे आप सूप पीते हो तो सूप की एक जो आगे से चौड़ी सी चम्मच होती है उसे बोला गया है। ही एट अनविलिंगली, हालांकि वो अनविलिंगली खा रहा होता है बट स्टिल ही एट, पर उसे वो खाता है, ठीक है, जो वो खिला रही होती है वो खाता है,
जो अमेरिकन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हाना बोलती है कि नाउ यू विल बी सून स्ट्रॉन्ग, कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। शी सेड नॉट लाइकिंग हिम, मतलब हाना उसे पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी बोलती है। एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, लेकिन फिर भी उसे वो कम्फर्ट करने की कोशिश करती है। और जो अमेरिकन है वो कुछ बोलता नहीं है। अब इतने में सदाओ जो है वो थर्ड डे आता है दोस्तों, आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हुआ है उसके थर्ड डे, तो वो देखता है कि वो यंग मैन जो है वो बैठा हुआ है और उसका जो फेस है वो ब्लडलेस दिखाई दे रहा है। ब्लडलेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो ब्लड ही नहीं है फेस में, मतलब थोड़ा पेल दिखाई दे रहा होगा। और विद द एफर्ट, मतलब बैठने का जो एफर्ट उसने लगाया है बैठने का, ऑब्वियसली लेटा नहीं था, बैठा था वो, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इतने में डॉक्टर सदाओ चिल्लाता है और कहता है लाई डाउन, कि तुम नीचे बैठ जाओ, और सॉरी लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो, मतलब ऐसा करके क्या तुम मरना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एफर्ट लग रहा होगा और उसकी अभी भी सर्जरी हुई है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, और उसने जेंटली और स्ट्रांगली उसको नीचे की तरफ लिटाया। एंड एग्जामिन द वाउंड, मतलब उसके जो वूंड है, मतलब उसका जो घाव है, उसको उसने ऑब्जर्व किया डॉक्टर सदाओ ने। अब इतने में वो बोलता है कि यू मे किल योरसेल्फ, कि तुम मर जाओगे इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि अगर ऐसा करोगे तो। और वो एक डॉक्टर होने के नाते उसको थोड़ा सा डांटता है। अब इतने में जो बॉय है, मतलब वो अमेरिकन, उसी को बॉय बोला गया है, कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। वो बॉय कहता है मटर्ड, वो बोलता है हल्की आवाज़ में। अब जब वो बोल रहा होता है बात कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो जैसे मानो वो 17 साल का लग रहा होता है उस वक्त खाली। तो इतने में वो पूछता है कि आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, कि क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। तो ये बात कौन पूछ रहा है यहाँ पे, बताइए। हाँ, अमेरिकन बोल रहा है कि क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। तो इतने में देखो आगे क्या लिखा है, फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, कि कुछ टाइम के लिए जो सदाओ है वो कोई भी आंसर नहीं करता। जब ये बात अमेरिकन पूछता है कि भाई क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, तो फॉर अ मोमेंट जो सदाओ है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करता। अब देखो क्या लिखा है, ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, मतलब उसने जो ऑब्जर्व करना था डॉक्टर सदाओ को ऑपरेशन के बाद, उस अमेरिकन को 3 दिन बाद, तो वो अपने एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व करता है, पूरा का पूरा अपना काम करता है। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर जो सिल्क क्विल्ट होती है ना, जो रजाई होती है सिल्क की, फ्लावर्स वाली, मैंने आपको पहले बताई थी, वो उसको वहां पे कवर कर देता है उस अमेरिकन को। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शेल डू विद यू, मतलब इतने में जो अमेरिकन है उसको वो डॉक्टर सदाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ही सेड, डॉक्टर सदाओ कहता है, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि मुझे ना तुम्हें पुलिस को ही देना चाहिए। ऑट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये डॉक्टर सदाओ की एक नेशनल ड्यूटी है, एक उसका कर्तव्य है कि उसे पुलिस के हवाले उस अमेरिकन को कर देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तुम युद्ध के कैदी हो। एंड नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। अब देखो होता क्या है, ये जो डायलॉग यहाँ पे आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि जब ये बात बोल रहा होता है ना डॉक्टर सदाओ की, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, इतने में जो टॉम होता है, टॉम मतलब वही अमेरिकन, वो कुछ कहने वाला होता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, उसके लिप मूव करने वाले ही होते हैं। इतने में ही डॉक्टर सदाओ कह देता है नो, कि मुझे कुछ मत बताओ जो तुम बोलना चाहते हो। He put up his hand, ठीक है, as he saw the young man was about to speak, मतलब इतने में वो जो डॉक्टर सदाओ है वो अपना हाथ जो है वो आगे की तरफ करता है और बोलता है मुझे कुछ मत बताओ, ठीक है, और जब यंग मैन कुछ बोलने वाला था। ठीक है, आगे डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, मतलब जो डॉक्टर सदाओ है वो गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक कि मैं तुमसे पूछूंगा नहीं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो डॉक्टर सदाओ है वो कहीं ना कहीं इरिटेट होता है टॉम से। ठीक है, इसका रीज़न यही है क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो उनकी फैमिली को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको पता ही है, और आगे भी देखोगे आप कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली वो एक अमेरिकन है, इस चीज़ का भी हेट्रेड उनके अंदर था, लेकिन ज़्यादा बड़ा जो था वो ऑब्लिगेशन था एज ए डॉक्टर या सर्जन। ठीक है, दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, इतने में अमेरिकन और डॉक्टर सदाओ एक दूसरे को देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। ठीक है, इतने में जो यंग मैन है वो अपनी आईज क्लोज करता है और अपना जो फेस है वो वॉल की तरफ कर लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, मतलब अब इतने में जो डॉक्टर सदाओ है वो उसको कहता है ओके, और वो कहीं ना कहीं जो अपना फेस उसने टर्न किया है वो थोड़ी सी एक बिटर लाइन लेके आ जाता है अपने फेस पे। बिटर लाइन का मतलब होता है बिटर एक्सप्रेशन लेके आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर सदाओ ने उससे रूडली बात करी थी, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ऑफेंड हो जाता है जो अमेरिकन है। अब आगे देखो क्या लिखा है, आउटसाइड द डोर हाना जो होती है वो सदाओ का वेट कर रही होती है और ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। अब देखो यहाँ पे जब वेट कर रही होती है हाना, तो जब डॉक्टर सदाओ उसको देखता है हाना को, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाना किसी ट्रबल में है, मतलब प्रॉब्लम में है। तो इतने में सदाओ को हाना बताती है कि भाई यूमी जो है वो कह रही है कि सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन, मतलब कि सर्वेंट जो हैं, जो जितने भी नौकर हैं हमारे, वो सब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस आदमी को छुपा के रखेंगे ना यहाँ पे, तो वो लोग हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, मतलब वो सर्वेंट जो है वो यहाँ नहीं रहेंगे। शी सेड, वो कहती है, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई आर सो लॉन्ग, मतलब इतने में जो हाना है वो बताती है डॉक्टर सदाओ को कि भाई डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ,
कि जो सर्वेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यू एंड आई, मतलब तुम और मैं, मतलब डॉक्टर सदाव और जो हाना है, वो दोनों के दोनों काफी टाइम तक अमेरिका में रहे हैं। आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि हम काफी टाइम तक अमेरिका में रहे हैं, इसीलिए वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री, इसीलिए हम अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचना भूल गए हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है, मतलब ये दे थिंक, मतलब सर्वेंट्स की बात हो रही है, कि जो सर्वेंट्स है उनको लगता है कि हम लोगों को ना अमेरिकन पसंद है, और इसीलिए शायद वो लोग कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि हम इस अमेरिकन की हेल्प कर रहे हैं। तो इतने में सदाओ क्या कहता है, हार्शली कहता है कि भाई ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि अमेरिकन, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और अमेरिकन जो है वो हमारे दुश्मन हैं, और मुझे ट्रेन किया गया है कि मैं किसी भी मरते हुए इंसान को बचाऊं, मैं मरने ना दूं किसी पर्सन को। तो ऑब्वियसली यार अगर मुझे ऐसे ट्रेन किया गया है तो मैं कैसे रोकूं अपने आप को कि मैं उसको मरने दूं। तो ये यहाँ पे है, तो वो कन्फ्लिक्टेड होता है अपने प्रोफेशन और अपने नेशनलिटी के बीच में, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड होता है। यहाँ क्या बोला गया है कि सर्वेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। जो हाना है वो वर्ड तरीके से एंशियसली कहती है कि ये सर्वेंट्स जो हैं वो इस बात को नहीं समझते। तो इतने में डॉक्टर साहब कहता है नो ही अग्रीड, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, नहीं समझते वो लोग। अब देखो कुछ देर के लिए क्या होता है, नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, मतलब अब वो दोनों कुछ नहीं बोलते एक दूसरे को। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, मतलब अब जो घर है वो उसी तरीके से चलते रहता है, उनका जो घर है वो उसी तरीके से चलते रहता है आगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, कि जो सर्वेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा चौकन्ने से हो जाते हैं। पहले वो इतने ज्यादा चौकन्ने नहीं होते, लेकिन अब वो काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, हर एक चीज को देख रहे होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंड देयर कर्टसी, अब यहाँ पे कर्टसी का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट, ठीक है। उनकी जो कर्टसी होती है वॉज एज केयरफुल एज एवर, मतलब कि जैसे वो पहले अपने मास्टर की जितनी रिस्पेक्ट करते थे तो वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो केयरफुल होते हैं कि कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको हेल्प तो करना नहीं चाहते अमेरिकन को। बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन देयर द प्लेयर टू होम दे वर हायर्ड, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो आंखें होती हैं वो कोल्ड होती हैं, मतलब थोड़ा सा एक घृणा की नजर होती है उनकी आंखों के अंदर पेयर के लिए। पेयर मतलब डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ, उसके पेयर की बात हो रही है जिन्होंने उनको हायर कर रखा था। इसका रीजन वो अमेरिकन ही होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, ठीक है। अब इतने में ओल्ड गार्डनर जो है वो ये बात बोलता है कि भाई ये बात तो पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, साफ साफ हो चुकी है कि भाई हमारे मास्टर जो है वो क्या करना चाहते हैं, हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं। ओल्ड गार्डनर एक दिन मॉर्निंग में बोल रहा होता है, और उस टाइम पे ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, मतलब ये बोला गया है कि ये जो गार्डनर है इसने अपनी पूरी जिंदगी फ्लावर्स के साथ ही काम किया है, फ्लावर्स के लिए ही काम किया है, मतलब गार्डनिंग ही की है। एंड वो बहुत ही स्पेशलिस्ट होता है मॉस में। अब देखो ये मॉस वैसे काई को भी कहते हैं, लेकिन मॉस एक तरीके का प्लांट भी होता है, ठीक है। तो मॉस जो है उसमें वो स्पेशलिस्ट है गार्डनर। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, मतलब सदाओ का जो फादर था उसके लिए उन्होंने, जब वो जिंदा थे तो मॉस के जो गार्डन्स थे वो बनाए थे, फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स बनाए थे जापान के अंदर, ठीक है। एंड स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली, अब यहाँ पे एक ग्रीन कार्पेट होता है उनके पास, वो उसको स्वीप कर रहा होता है, उस पर झाड़ू मार रहा होता है, ठीक है। सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मैट द वेलवेट ऑफ इट सर्फेस। अच्छा ये यहाँ पे यार थोड़ा क्रिएटिव लैंग्वेज यूज की गई है। यहाँ पे ग्रीन कार्पेट जो है वो बेसिकली किसको बोला गया है, ये जो मॉस गार्डन होता है ना उसका जो पूरा का पूरा एक बेसिकली मॉस गार्डन, एक मॉस प्लांट है उसका गार्डन होता है, जहाँ वो मॉस के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अलग अलग रोज होती हैं और बिल्कुल शेप में होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्लांट। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो ब्राइट ग्रीन कार्पेट होती है वो उसको स्वीप कर रहा होता है, मतलब साफ कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, ताकि नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल। अब यहाँ देखो ये जो लाइन बोली गई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉट अ लीफ मतलब वो मॉस की जो लीफ है प्लांट की उसकी बात हो रही है, और अ पाइन नीडल का मतलब है कि एक सुई के बराबर भी कोई चीज जो है, एक सुई के बराबर भी कोई चीज जो है वो स्पॉइल ना कर सके। मैड का मतलब होता है स्पॉइल करना, कि वो स्पॉइल ना कर सके। द वेलवेट ऑफ इट सरफेस, अब ये वेलवेट ऑफ इट सरफेस क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनका जो ऊपर का हिस्सा है, जो ग्रीन हिस्सा है जो बहुत ही शेप में है, ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है मॉस जो होता है, और उसकी बड़ी बड़ी रोज होती हैं, लंबी लंबी रोज होती हैं, तो उसको वेलवेट बोला गया है। उसके ऊपर के हिस्से को वेलवेट बोला गया। वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है, तो उसको वेलवेट बोला गया है यहाँ पे कि भाई जो वेलवेट है, जो सरफेस है वेलवेट का, मतलब जो मॉस का पूरा सरफेस है गार्डन का, वो एक नीडल से भी, एक छोटी सी चीज से भी स्पॉइल ना हो जाए, इसके लिए वो हर वक्त उसे क्या करता है, कॉन्स्टेंटली साफ करते रहता है उस गार्डन को। वो जो मॉस गार्डन है, यहाँ पे गार्डनर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितना पैशनेट है अपने काम को लेके। अब इतने में जो गार्डनर है वो ये बात कहता है, माय ओल्ड मास्टर सन, की मतलब मेरे जो ओल्ड मास्टर है, मतलब कि मेरे जो पुराने मालिक थे, मतलब डॉक्टर सदाओ के पिता, कि मेरे जो पुराने मालिक थे उनका जो बेटा है उसे पता है, नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब एज अ जापानीज उसे क्या करना चाहिए उसे अच्छे तरीके से पता है। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। मतलब होता क्या है कि जब गार्डनर ये बात बोल रहा होता है तो एक बर्ड जो होती है बुश से, बुश मतलब कि ऑब्वियसली झाड़ी, और बर्ड मतलब मॉस का कोई बर्ड लेता है वो, ठीक है, एक फ्लावर लेता है या फिर कोई भी टहनी लेता है, ठीक है,
और उसको पिंच करते हुए बोलता है ये बात, व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। मतलब इतने में वो क्वेश्चन करता है अपने आप से, और वहां पे कुछ दूसरे सर्वेंट्स भी होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो वो उनसे कहता है कि जो वो मैन था अमेरिकन, जो वो इतना ज्यादा मतलब पास था मौत के, वो मरने वाला था, तो उस टाइम पे डॉक्टर सदाओ ने क्यों बचाया, उसे ब्लीड होने क्यों नहीं दिया, मतलब उसके खून को क्यों रोका। इसका मतलब तो यही है कि वो उसे बचाना चाहता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल। अब वो ये बात कहता है कि मतलब हमारे जो यंग मास्टर हैं, हमारे जो पुराने मालिक के बेटे हैं, वो इतने ज्यादा उनको घमंड है अपनी स्किल का, अपने सर्जरी की जो उनको नॉलेज है उसका इतना घमंड है, टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। मतलब लाइफ को सेव करने का इतना घमंड है कि वो कोई भी लाइफ बचा सकते हैं, अमेरिकन की लाइफ भी बचा सकते हैं। जो कुक है वो कंटेम्पशियसली बोलता है। अब कंटेम्प्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, घृणा होता है, तो ये यहाँ पे कंटेम्पशियसली जो बोला गया है एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेम्प्ट यहाँ पे जो वर्ड है, कंटेम्प्ट वैसे नाउन होता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट मतलब घृणा, मतलब घृणा पूर्वक तरीके से जो कुक है वो ये बात बोलता है, अपने मास्टर के लिए घृणा रखता है। बताइए, ये दोस्त ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या लिखना चाहते हो और आप इसे जस्टिफाई कैसे करोगे। यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शन नहीं हो सकती, आप जो खुद फील करते हो आपको उसके बेसिस पे आंसर लिखना होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉक्टर सदाओ का फेवर लेते हुए आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि शी स्प्लिट। अब ये शी जो बोला गया है दोस्तों, यूमी को बोला गया है यहाँ पे, कि जब ये बातें हो रही होती हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो यूमी होती है, स्प्लिट मतलब काटती है एक फाउल का। फाउल क्या होता है बेसिकली, एक बर्ड होता है बेसिकली फाउल, ठीक है। उसके नेक को काटती है, जो यूमी है एक फॉल होता है, उसके नेक को काटती है स्किलफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से काटती है, ठीक है। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और जो फ्लटरिंग बर्ड होता है मतलब जो काँप रहा होता है उसको पकड़ के रखती है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्तारिया वाइन। अब ये विस्तारिया वाइन एक प्लांट है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं उसमें उस जो बर्ड है उसका ब्लड जाने दे रही होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे गार्डनिंग के बारे में बताया गया है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं गाइस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, की जो ब्लड होता है कुछ बर्ड्स का वो काफी ज्यादा बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर होता है गार्डनिंग में कई सारे प्लांट्स के लिए। तो यहाँ लिखा है एंड द गोल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। मतलब इसमें ये बोला गया है कि उस बर्ड का जो ब्लड है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना चाहता जो गार्डनर है। मतलब उस वक्त का एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि जब ये बातें हो रही होती हैं तो उस टाइम पे जो यूमी है वो एक बर्ड है फॉल, ठीक है, फाउल है बेसिकली, ठीक है, उसके नेक को काट रही होती है, स्किलफुली काट रही होती है और उसको पकड़ के भी रखती है, और जो ब्लड है उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देती। और विस्तारिया वाइन एक प्लांट है, उसके रूट में उसके ब्लड को जाने दे रही है, क्योंकि ब्लड एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर जो है होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन बताया गया है, उसको वेस्ट नहीं होने देते वो। अब आगे क्या लिखा है, इट इज द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक। तो यूमी इतने में कहती है कि हमें बच्चों के बारे में तो कम से कम सोचना चाहिए। यूमी ये बात कहती है सैडली, क्योंकि व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडम्ड एज अ ट्रेटर। मतलब कि अगर उनके पिता को एक गद्दार साबित कर दिया गया तो क्या होगा, मतलब उस टाइम पे कितना बुरा होगा ना बच्चों के साथ। ये यूमी बोलती है उस टाइम पे, अपने जस्टिफिकेशन में बोलती है, मतलब नौकरों का डिस्कशन चल रहा है बेसिकली, तो यूमी अपना पॉइंट रखती है। अब आगे क्या लिखा है, दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना। अब पता है यहाँ पे होता क्या है, अजीब बात ये है कि ये लोग ना लाउडली बात कर रहे होते हैं और ये बिल्कुल भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं हाना के गानों से, क्योंकि जो हाना होती है वो पास में ही थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है, जो कि डेज फ्लावर्स इन द वरांडा, मतलब जो फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, मतलब उनको वो अरेंज कर रही होती है। वहां पे कुछ फ्लावर्स होंगे, डेज फ्लावर्स बोला है उन्हें, ठीक है, पास में ही प्लांट के कोई फ्लावर्स होंगे, वो उनको अरेंज कर रही होती है वरांडा के पास में ही, और वो लाउडली बात कर रहे होते हैं जानबूझ के, ताकि हाना जो है वो इस बात को सुन सके। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस, मतलब वो जो हाना है वो जानती है कि वो जानबूझ के ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं सुन सकूं, ठीक है, दैट दे वर राइट, और मैं ये बात समझ सकूं कि वो लोग राइट हैं अगर वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, मतलब उसे भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर हाना को पता है कि वो सही कह रहे हैं, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब कहीं ना कहीं हाना को ये लगता है वो सही है, अमेरिकन को मार देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट भी है उसके अंदर का, एक ऐसा रियलाइजेशन भी है जो वो खुद समझ नहीं पा रही है, और वो पार्ट जो है वो क्या कहता है कि हमें नहीं मारना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर सदाव सोच रहा है अभी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, की मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद करती है, इमोशनली लाइक करती है उसको, प्रिजनर को, अमेरिकन है इसलिए और वो अमेरिका में रही है इसलिए, ऐसा नहीं है। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, मतलब वो उसे प्रिजनर की तरह ही लेती है, एक प्रिजनर ही मानती है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, मतलब उसने कल भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अब कल की बात हो रही है यहाँ पे, व्हेन ही हैड सेड इन हिज इंपल्सिव वे, मतलब अब यहाँ एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है कि कल क्या हुआ होगा
कि जो टॉम है, ठीक है, मतलब जो अमेरिकन है, उसने एक इम्पल्सिव वे के अंदर, अब इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, कोई बताएगा मुझे इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? फास्ट। इम्पल्सिव का मतलब क्या है गाइस, जल्दी बताइए। डज समवन नो? देखो, जब भी आप लोग कोई भी वर्क कर रहे होते हो या कभी भी रीडिंग कर रहे होते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप किसी भी वर्ड के एक फिक्स मीनिंग को अपनी जानकारी के अंदर रखो। द थिंग इज कि आप लोग उसका जो कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग है वो निकाल पाओ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग क्या हो सकता है? ठीक है, इंपल्सिव वे का मतलब होता है गाइस कि किसी भी तरीके से एक्साइटेडली किसी चीज के बारे में बात करना, दैट कैन बी कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से बात करना, एक्साइटेड तरीके से बात करना। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टॉम है उसने इम्पल्सिवली ये बात जो थी हाना को रिवील की थी कि उसका नाम जो है वो क्या है, टॉम है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हाना होती है वो उसके नाम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। हालांकि कहीं ना कहीं जो हाना है वो ये फील करती है कि एक मिनट, वेट अ मिनट, वेयर वी वर, कहाँ गया कंटेंट, ये रहा। इम्पल्सिव वे में बताई थी उसने, एक्साइटेड तरीके से बताई थी। आगे है, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम। उसने बताया था कि मेरा नाम टॉम है। और अब हाना जो है उसने क्या करा था, शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट, मतलब बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउ। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जापानीज कल्चर में क्या होता है, जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बेंड करते हैं। आप लोगों ने आई होप देखा हो। तो शी हैड ओनली बाउड, वो क्या करती है, वो थोड़े डिस्टेंस से क्या करती है, एक रिस्पेक्ट पे करती है उसको जब वो बताता है। एंड शी सॉ हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू assuage it, सॉरी assuage नहीं है, assuage it। तो assuage का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हाना ने गाइस उसको बेसिकली रिस्पेक्ट पे किया, बाउ किया एक डिस्टेंस से वेट अ मिनट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद वो इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं हुई टॉम के साथ। तो शायद ये एक रीजन था कि जो टॉम था वो इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं करता। ये एक रीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो डिड नॉट विश टू एसुएज इट मतलब सूद करना, किसी भी पर्सन को सूद करना, या फिर एक कह सकते हैं हम कंफर्टेबल फील कराना। कि जैसे होता है ना कि आपने किसी को हर्ट कर दिया और आप उसको जाके क्या कर रहे हो, मना रहे हो। तो जो हाना है वो बताती है कि मैंने देखा कि वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ जब मैंने उसे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जब उसने मुझे बताया अपना नाम। और शी डिड नॉट विश टू एसुएज इट मतलब वो उसको वापस वो नहीं करना चाहती, मेंड नहीं करना चाहती अपनी उस बिहेवियर को वापस। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके लिए एक ट्रबल था। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, जो डॉक्टर सदाओ है वो उसके वुंड को देखते रहता है। एंड द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और उसके जो स्टिचेस होते हैं वो क्या करता है, उनको हटाता है। आगे क्या है, एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, मतलब कि एक रात और लगेगी, एक फोर्टनाइट और लगेगा और जो यंग मैन है वो पूरे तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर सदाओ बोलता है। एक रात और लगेगी, ठीक है। एंड सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, और सदाओ जो है वो अपने ऑफिस जाता है और केयरफुली वो एक लेटर लिखता है गाइस, जो कि पुलिस के चीफ को लिखता है, मेन हेड को लिखता है, जिसमें वो सारा का सारा मैटर बताता है कि भाई ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी में 21st डे को एक एस्केप प्रिजनर जो था वो हमारे शोर पे आ गया, मतलब कि जो हमारे समुद्र का जहां हम रहते हैं वहां तट पे आ गया और वहां से ऑफ माय हाउस, मेरे घर के पास। सो फार ही टाइप, मतलब उसने ये सब कुछ लिख दिया था, सारा डिस्क्रिप्शन बता दिया था। इतने में वो अपने ऑफिस का एक सीक्रेट ड्रॉर खोलता है डेस्क का, और वो अनफिनिश्ड रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर डाल देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया गाइस सबको? हाँ, अनफिनिश्ड करता है वो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, मतलब जब ये उसने किया है रिपोर्ट लिखने के 7 डे बाद, दो चीजें होती हैं। मॉर्निंग में जो सर्वेंट्स होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं प्लेस को, और जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं वो एक लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ्स, किसको बोला जाता है बेसिकली, जैसे हम अपने घर के कपड़ों को एक बड़े से चद्दर में लपेट के रख देते हैं ना, उसे कर्चिफ कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉटन कर्चिफ में लार्ज स्क्वायर टाइड बिलोंगिंग्स रखी हुई होती हैं, जो कि सर्वेंट्स के सामान की होती हैं, और जो सर्वेंट्स है जगह को छोड़ के जाने वाले हैं।
तो हाना जो है जब मॉर्निंग में उठती है तो उस टाइम पे वो देखती है कोई भी काम नहीं हुआ, हाउस जो है वो क्लीन नहीं है, फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं है, और उसको समझ में आ जाता है क्या होने वाला है, और वो काफी दुखी होती है, हालांकि टेरिफाइड भी होती है कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस मतलब मालकिन होने का जो प्राइड होता है, जो घमंड होता है, वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो ये दिखाए कि वो प्रॉब्लम में है। इंस्टेड वो क्या करती है, शी इंक्लाइंड हर हेड, मतलब वो अपने ऑब्वियसली हेड को बाउ करती है, सेम रिस्पेक्ट पे करती है ग्रेसफुली अपने सर्वेंट्स को व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब सारे सर्वेंट्स वहां पे आते हैं, और शी पेड देम ऑफ, उनकी जो सैलरी है वो दे देती है, और उनको थैंक यू कहती है जो भी उन्होंने किया, और वो सारे रो रहे होते हैं, बट जो हाना है वो रोती नहीं है बिकॉज ऑफ दैट प्राइड, ठीक है। और जो कुक है और जो गार्डनर है वो हैड सर्व सदाओ, मतलब वो तब से सर्व कर रहे हैं डॉक्टर सदाओ को कि जब से वो छोटे थे अपने फादर के घर के अंदर, तब से वो लोग सर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट है। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और जो यूमी है वो बच्चों की वजह से रो रही है। तो शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू हाना, मतलब कि जब वो वहां से निकल जाती है घर की, मतलब गेट के पास पहुंच जाती है, तो वो इतनी ज्यादा इमोशनल होती है कि वो वापस हाना के पास मतलब आ जाती है, मतलब ठहरने नहीं आ जाती, दौड़ते हुए आ जाती है रोते हुए, और कहती है कि इफ द बेबी मिसेस मी, कि अगर बेबी जो है वो मुझे मिस करता है, क्योंकि वो बेबी जो बच्चे हैं उनके वो ख्याल रखती है ना, तो मुझे तुम प्लीज बुला लेना, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम्हें पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, मतलब हाना जो है वो स्माइल करते हुए थैंक यू कहती है, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, मतलब हालांकि वो अपने मन में सोचती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली है, वो यूमी को नहीं बुलाने वाली है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, शी बेशक बेबी रोए, शी मेड द ब्रेकफास्ट बनाती है, सदाओ जो है वो बच्चों को देखता है, और उनमें से कोई भी सर्वेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ, फिर बाद में वो आती है और बोलती है व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, कि हम ये चीज क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है एज अ जापानीज। शी आस्क्ड हिम, डॉक्टर सदाओ से पूछती है कि इवन सर्वेंट्स जो है उनको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम जो है वो उन क्या नाम है, जापानीज जो है, दूसरे जो जापानीज है उनसे इतने अलग क्यों है। तो दोस्तों मुझे यहीं तक ये पॉइंट अभी कराना था, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अभी हमारे देखो कुछ चैप्टर्स कुछ पेजेस हैं वो बचे हुए हैं, और जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट्स मैक्सिमम और होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 टोटल अब 8 पेज बचे हैं, तो 4 पेज एक पार्ट में और 4 पेज एक पार्ट में हमारा पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी लोग हमारा जो ये लेसन है अगर वो YouTube पे देखेंगे, तो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल, एंड प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर आवर पेड कोर्सेज, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू बैच। तो हर वीक हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हर एक वीक और 2 वीक्स के अंदर, तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और